सकर्मक क्रिया निम्न में से सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए दौड़ना, बी पढ़ना, सी चलना, सकर्मक क्रिया है चलना, डी सोना। नहीं तो इस तरीके से ऊपर ऊपर से शब्द आ जाते हैं आपके, तो ये भावार्थ के आधार पे तो निकालेंगे इसको। भाई सकर्मक क्रिया में यहां कर्म तो दिख नहीं रहा है, कहने का मतलब है कि इनमें से ऐसी क्रिया शब्द जिसमें नित्य क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। क्यों? जब भी पढ़ने की बात आएगी। अभी हमने सकर्मक और अकर्मक आपको जो बताया था उसका भावार्थ अलग निकल रहा था, का नहीं निकल रहा था। अब जैसे हम बात करें दौड़ने की, तो दौड़ने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया के रूप में हम कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट की सहायता के। नहीं तो दौड़ना को कैसे रखेंगे? पढ़ने की बात हम बात करें तो कैसे आएगा? पढ़ने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। हमारे शरीर के माध्यम से ये चारों क्रिया कराई जाए तो इसमें कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिनमें हमें जो है सब्जेक्ट ना लेना पड़े। सब्जेक्ट कहाँ लेना पड़ रहा है? पढ़ने में। दौड़ने में लेना पड़ रहा है, चलने में, सोने में। यानी कि ये जो तीन क्रिया दे रखी ए और सी और डी में, यहां हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए जब हमें क्रिया संपन्न करानी होगी तो यहाँ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो एक तो इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में सीधा सीधा ऊपर से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया शब्द है। ठीक। दूसरा अगर हम देखें, इसकी जो सब कैटेगरी बनती है वो है वाक्य के रूप में। किसके रूप में? वाक्य के रूप में। और वाक्य के रूप में तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वाक्य में कर्म हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। हम इसी से वाक्य से ही सकर्मक और अकर्मक के रूप बना के देखते हैं। यहां तो आपने केवल किसको क्या मान लिया है? सकर्मक। इसे अकर्मक भी बना सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कि मोहन पढ़ता है। क्यों? तो वाक्य में ये जो पढ़ता लिया है आपने, ये सकर्मक है या अकर्मक है? तो ये अकर्मक रूप है। कैसा रूप है? क्योंकि इसमें कहीं भी पढ़ने के साथ हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ा ही नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट को जोड़े ही क्या कर दिया है? इसको पढ़ा दिया है। नहीं, वहीं हम इसका दूसरा रूप बनाए, इसी को हम सकर्मक बनाए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, बुक पढ़ता है और किताब पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि वो किताब ही पढ़े और भी रामायण भी पढ़ सकता है। तो इसमें आपने देखा कि जो पढ़ना क्रिया है वो अपने साथ क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है। भाई यहां ये इसमें करता है, ये पुस्तक क्या है? यहाँ कर्म है और ये क्या है? क्रिया है। जो क्रिया अपने साथ कर्म की डिमांड करती है या कर्म रखते हैं वो क्रियाएं सकर्मक कहलाती है। वो सीधी सी परिभाषा नहीं। सकर्मक क्रिया का मतलब यह है कि क्रिया कर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्रिया जुड़ी हुई है या क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा हुआ है। यहां हम देख रहे हैं ये क्रिया संपन्न हो रही है, मौन पढ़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन ये यहां कर्म नहीं दिखाई दे रहा हूं। तो ऐसे में से अकर्मक वाक्य मानेंगे। क्यों? कैसा वाक्य है जिसमें कर्म की स्पष्टता ही नहीं। दूसरा यहां जो कह रहे हैं आप, इसे क्या बोल रहे हो? है सकर्मक बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने इन तीनों का भावार्थ निकाला तो यहां ये क्रिया बिना ऑब्जेक्ट की भी संपन्न कराई जा सकती है और ऑब्जेक्ट के साथ में भी कराई जा सकती है। देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? यहां क्या हो रहा है? पढ़ना कैसी क्रिया है? यहां आवश्यक रूप से क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म लेना पड़ेगा। क्योंकि इन चारों शब्दों का अगर हम भावार्थ निकालेंगे तो दो तरह के प्रश्न हो गए आपके। एक वाक्य में, जो वाक्य में तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि कर्म इसमें छिपा है या कर्म इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्पष्ट होता है ना। दूसरा यहां शब्द के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका हमें भावार्थ ही निकालना होगा कि इस क्रिया को क्या हम बिना ऑब्जेक्ट के संपन्न करा सकते हैं? दौड़ना, चलना, सोना। क्यों? तो ये क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के हो सकती है, लेकिन पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रश्न ये इस तरीके से हो जाता है। तीसरा प्रश्न जो वाक्य में बनता है, आपकी सब कैटेगरी बनती है इसके अंदर,
वो है स्वाभाविक क्रिया। कौन सी? स्वाभाविक क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सकर्मक और अकर्मक छांटने में बहुत कठिनाई होती है। अच्छे लेवल की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे कई बार कि जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो ये इसमें कैसा सेंटेंस है? चिड़िया आकाश में उड़ती है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, क्यों? मछली पानी में तैरती है, क्यों? है कि नहीं है? तो इसमें आपने देखा होगा कि चिड़िया का स्वभाव है आकाश में उड़ना, हवाई जहाज का भी स्वभाव है आकाश में उड़ना। हवाई जहाज पानी में तो उड़ेगा नहीं, या हवाई जहाज जो है आपका सड़क पर नहीं उड़ेगा, क्यों? जमीन पर नहीं उड़ेगा। तो ये स्वभाव है। तो ये तीनों सेंटेंस, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये और ये, हवाई जहाज का ऑब्जेक्ट आकाश है, चिड़िया का ऑब्जेक्ट आकाश है, मछली का ऑब्जेक्ट पानी। मुझे एक चीज बता दीजिए कि इनका अगर ये ऑब्जेक्ट हटा दिया जाए तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है? भाई चिड़िया का अस्तित्व हवा से रहा है कि नहीं रहा है, ये बताइए। हवा में उड़ करके उसने जो है अपना आसमान तय किया है, अपने जीवन को तय किया है। मछली से और पानी को अलग कर देंगे तो उसका स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। इनकी जगह पर ऐसे आप सरकर्ता ले लें जिनका स्वभाव ऐसा नहीं है, जैसे कि बालक आकाश में उड़ता है या बालक पैराशूट लेकर के उड़ता है, क्यों? तो वहां उसका वो स्वभाव नहीं, जबरदस्ती ऑब्जेक्ट ग्रहण किया है। बालक पानी में तैरता है? गाय पानी में तैरती है, ये उसका स्वभाव नहीं है। गाय पानी में तैरती है, गाय को तो जबरदस्ती पानी में ढकेला गया तो तैरने लग गई वो, क्यों? तो इसका मतलब है कि स्वभाव में नहीं आता है। कुछ ऐसी स्वाभाविक क्रियाएं जो हमारे आसपास कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे या सजीव निर्जीव कर्ताओं के द्वारा की जाती हैं, उनके स्वभाव के आधार पर उन्हें हम कहाँ रखेंगे? अकर्मक क्रिया में, क्योंकि इनका जो कर्म है ये सदैव ही क्रिया के साथ में क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। कभी भी इसे आप इनसे अलग नहीं कर सकते। इन क्रियाओं को कराने के लिए इन्हें कभी भी, मछली को कभी भी जल से अलग नहीं कर सकते, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कभी भी आकाश को अलग नहीं कर सकते, क्यों? चिड़िया को भी उड़ने के लिए कभी भी आकाश से अलग नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं? तो ये सभी कौन सी क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे आपके? ये सभी के सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। कल तक हमने ये पूरा पोर्शन आपका कराया था, याद हो तो ये तीनों चीजें हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे आप लोगों को। इंक पता नहीं है, देखो ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप? तो हमने अब ये दो तीन चीजें समझी कि आपकी जो तीन प्रश्न जो बनते हैं यहाँ, ब्लंडरिंग जो बच्चों में होता है कि पहले तो शब्द के रूप में पूछ लेता है ऊपर ऊपर से कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, क्यों? फिर उसके बाद में पूछ लेता है कि सकर्मक और अकर्मक में भेद क्या है, इसे सकर्मक माना जाए या अकर्मक माना जाए। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की उत्पत्ति, इन सब के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। कल के बाद आगे हम बढ़ते कि क्रियाओं का वर्गीकरण ही चल रहा था। पहला वर्गीकरण हमने जो किया था कर्म के आधार पर, है राइटिंग बना लो। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया कितने तरह की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, और नॉन ट्रांजिटिव बोल सकते हो या सकर्मक क्रिया।
और अकर्मक क्रिया। इनके बारे में 2-2 लाइनें लिख लो ताकि बुरा ना माने। नहीं, परिभाषा लिख लो, पहले हेडिंग बनाओ सकर्मक क्रिया, फिर आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है उसके बारे में 2 लाइन नोट करो। लिखेंगे वह क्रिया जो वाक्य में, वह क्रिया जो वाक्य में, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अर्थात सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाती, अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाती, अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाती, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे उदाहरण के रूप में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण के रूप में आगे लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट, उदाहरण के रूप में जैसे कि पढ़ना। पढ़ना जो क्रिया है बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लियर कर सकते हो? हैं? कर सकते हो? कैसे करेंगे बताओ? पढ़ना को कैसे करेंगे बताओ? पढ़ना कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लिखो और एग्जाम्पल, पढ़ना, लिखना, देखना। भावार्थ समझ में आ रहा है इसका? बिना कर्म की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। देखना भी होगा तो उसमें क्या ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। लिखने के लिए भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहीं भी लिखें, दीवार पर लिखें, पत्थर पर लिखें, पेपर पर लिखें। सुनना हो सकता है कि नहीं? बिना ऑब्जेक्ट के आप सुनने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर सकते हो। क्यों? है कि नहीं? सुनना, मारना कैसी क्रियाएं? सकर्मक। भावार्थ इसके एकदम स्पष्ट है कि नहीं? अगला लिखो, खरीदना, खरीदना, काटना, सिलना, खाना, देना कैसी क्रियाएं? बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकती ना। देना, देना, देने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? पकड़ना, बेचना, बेचना, बनाना, खिलाना। क्यों? ये समझ में आ जाना चाहिए। एक भावार्थ आपको समझा रहे हैं कि इसका सही भाव का अर्थ कैसे निकलेगा। नहीं है? क्लियर? तो इसमें जैसे कि सेंटेंस लें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इस पढ़ने का प्रभाव, इस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक पर। जब क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर,
तो वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। कई बार ऐसी भी परिभाषा आ जाती है कि कौन से जो है कर्म के लिए, कर्म पर पड़ता है। सीधी सी बात है, क्रिया का लिंक किससे हो रहा है? मोहन से या पुस्तक से? ठीक है ना। और जब लिंक सीधा किससे हो जाए? कर्ता से हो जाए, तो वो क्रिया अकर्मक होती है। भाई कर्ता को छोड़ करके किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। पढ़ता है क्या? पुस्तक। और ये इतना डायरेक्ट, अब मोहन का डायरेक्ट लिंक किससे हो रहा है? पढ़ने से हो रहा है। मोहन पढ़ता है, तो इसका मतलब यहां कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई, है कि नहीं? क्लियर? जब क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़े तो वो परिभाषा हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल किस पर पड़े? पुस्तक पर, यानी कर्म पर पड़े, तो वहां सकर्मक क्रिया। ठीक, साफ कर दें। चलिए, सकर्मक क्रिया को भी हम दो रूपों में और समझ सकते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हो सकते हैं। कितने? सकर्मक क्रिया के दो भेद लिखेंगे इसमें। पूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्लियर? अब इसमें समझने वाली बात थोड़ा सा, पहली बात तो यह कि सकर्मक क्रिया है तो क्रिया के साथ में कर्म तो जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि ये भी सकर्मक क्रिया है और ये भी सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म दोनों में है। इसका अर्थ ये, कर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप क्यों है? यहां कर्म के साथ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो फिर भी होता क्या है? जैसे मान लीजिए अभी आपसे कहा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं सकर्मक, जो कर्म के बावजूद आने के भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही होती, यानी कि वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। कर्म ले भी लिया तब भी स्पष्ट ज्ञान नहीं करा पा रही हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया बोल देते हैं। नहीं, और पूर्ण सकर्मक का अर्थ है कि जैसे ही मान लीजिए कि जो कर्म जैसे ही आया तो उसने पूरा अर्थ दे दिया क्रिया का, तो यहां हमें टेंशन नहीं हुई, कर्म ने हेल्प कर दी पूरी तरीके से। यहां कर्म कैसा है? आधा अधूरा है, कर्म पूरा नहीं है यहां। और कर्म पूरा नहीं है, इसी कारण से क्या हो गया? क्रिया का अर्थ भी पूरा नहीं हो पाया। कर्म होने के बावजूद भी क्रिया पूरा अर्थ ना दे, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्लियर? जब क्रिया अपूर्ण सकर्मों के साथ जुड़ी रहती है तो वहां अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, जबकि यहां पूर्ण सकर्मक क्रिया होती हैं तो ये संपूर्ण अर्थ देती हैं। बेसिकली इन्हें हम तीन उपभेदों में और बांट सकते हैं। किसके? पूर्ण सकर्मक क्रिया के। है सबसे पहला, जैसे एक कर्मक, द्विकर्मक और बहुकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक और बहुकर्मक, ऐसे करके क्रियाएं आपकी बनती हैं यहां पर। क्लियर? ठीक है, करके यहां एक कर्मक को समझ सकते हैं। एक कर्मक में कैसे कैसे बन सकती हैं क्रियाएं। ठीक, एक कर्म का अर्थ है जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को
पढ़ाया। क्यों? तो अध्यापक करता है, कर्म क्या है? कर्म छात्र हैं और क्रिया पढ़ाया। कोई दिक्कत है यहां तक? क्रिया, एक क्रिया जब सिर्फ एक कर्म से जुड़ी होती है, किससे? एक कर्म से जुड़ी होती है, क्योंकि वाक्य में कभी कभी क्या होता है, हम एक से ज्यादा कर्म भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना, है कि नहीं? जैसे एक कर्म यहां आ रहा है, तो यहां हम वाक्य में देखा अध्यापक के सामने एक कर्म है छात्र, और इसी से क्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। नहीं, द्विकर्मक में स्पष्ट होता है कि यहां कर्म अधिक होंगे। कितने कर्म होंगे? जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब इस वाक्य में कितने कर्म हैं भाई? कर्ता कौन हो गया? ये कर्ता है। छात्र क्या हो गए? हिंदी क्या हो गई है? तो यानी पहला कर्म छात्र है, दूसरा कर्म हिंदी है। तो इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया बन जाती है। नहीं, जब क्रिया एक हो और कर्म कितने हो? दो हो, दोनों कर्म को हम जोड़ सकते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने हिंदी को पढ़ाया। क्यों? या अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, दोनों जोड़े जा सकते हैं, नहीं जोड़े जा सकते? तो इस वाक्य में कितने कर्म बन रहे हैं आपके? दो। क्लियर? एक कर्मक में क्या था? अध्यापक के सामने एक ही कर्म था, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। भाव का अर्थ पूरा आ रहा है, पूरे वाक्य का भावार्थ एकदम स्पष्ट हो रहा है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? बहुकर्मक का अर्थ होता है दो से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक से हिंदी पढ़ाई है। क्यों? तो अध्यापक के सामने ऑब्जेक्ट कितने हो रहे हैं? एक छात्र हो रहा है, पुस्तक है, हिंदी है। तो ऐसे करके अध्यापक के सामने कितने ऑब्जेक्ट हो रहे हैं? तीन ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। तो अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक से हिंदी पढ़ाई, ये बहुकर्मक क्रिया हो जाती है। क्रिया तो एक ही हो रही है, लेकिन कितने कर्मों से जुड़ी है? एक से अधिक कर्मों से जुड़ी हुई है। नहीं, यानी वाक्य में तीन ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई है। कर्ता तो अध्यापक ही रहेगा। आप किसे बनाना चाहते हो कर्ता, बताओ? है क्या भैया? किसी को बना दे? किसी को कैसे बना देंगे आप? है? सकर्मक क्रिया का अर्थ समझ में आया? जिन क्रियाओं में सकर्मक कैसा हो? पूर्ण हो, पूरा अर्थ दे रहा हो। अध्यापक ने किसे पढ़ाया? स्पष्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग सही समझ में आ रहा है? किसको पढ़ाया? अध्यापक ने किसको क्या पढ़ाया? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। स्पष्ट हो रहा है? यानी यहां भाव अर्थ एकदम स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पूरे वाक्य का सही स्पष्ट रूप से अर्थ ग्रहण हम कर पा रहे हैं, कहीं भी कोई अस्पष्टता नहीं हो रही है। नहीं, वहीं अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक से हिंदी पढ़ाई को रह गया लिख लेना है। तो अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक से हिंदी पढ़ाई, ये सभी के सभी कर्म क्या कर रहे हैं? पढ़ाने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। किसको पढ़ाया, किससे पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अगर इनके आंसर एकदम स्पष्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण सकर्मक है, और इसने, इस कर्म ने, जितने भी कर्म ढूंढे हमने, क्रिया को पूरा कर दिया है। क्रिया की संपन्नता यहां हो जाती है। जो उद्देश्य था क्रिया करने का, वो हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है। जब हमें क्रिया का ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में कर्म तो होता है इसमें, लेकिन क्रिया का भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उसमें बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे उसे बोलते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के लिए चाहो तो परिभाषा लिख लो, पूर्ण सकर्मक क्रिया के लिए लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो। लिखनी है? कैसी चलेगा काम? लिखो, पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है, लिखो।
घाटा तो कहीं नहीं होता है। लिखेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है उसके बारे में लिखो 2 लाइन। जो सकर्मक क्रियाएं अपने अर्थ को, जो सकर्मक क्रियाएं अपने अर्थ को कर्म की सहायता से पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होती हैं, जो सकर्मक क्रियाएं अपने अर्थ को कर्म की सहायता से, किसकी सहायता से? कर्म की सहायता से पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होती हैं, पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होती हैं, उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कर्म की सहायता से पूरी तरह से व्यक्त करने में समर्थ होती हैं। अर्थ को कर्म की सहायता से पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होती हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? क्योंकि हमने यहां देखा जितने भी कर्म लिए हैं वो कर्म कहीं न कहीं एक अर्थ को पूर्णता दे रहे हैं क्रिया के होने की, नहीं? और जिस क्रिया में एक कर्म की जरूरत होती है अर्थ को व्यक्त करने के लिए, तो एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, नहीं? और 2 से अधिक कर्म हो वाक्य के अंदर, वहां बहु सकर्मक क्रिया होती है। ये सेंटेंस के माध्यम से हम समझ में आ गया कि वाक्य के अंदर कर्ता के सामने कितने ऑब्जेक्ट हैं जो क्रिया की, एक क्रिया को करने के लिए, एक क्रिया को करने के लिए, पढ़ाने के लिए, अध्यापक को पढ़ाने के लिए कितने ऑब्जेक्टों की सहायता पड़ रही है यहां पर? छात्र, पुस्तक, हिंदी है। और अध्यापक को एक काम करना था, क्या करना था? पढ़ाना था। तो उसने कितने ऑब्जेक्ट ले लिए? पहले में कितने लिए? पहले में 1 लिया है, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। तो एक कर्मक, द्विकर्मक और बहुकर्मक। कहीं कहीं आपके किताबों में ये एक कर्मक और द्विकर्मक ही दे रखी है, नहीं? ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी किताबों में 3 भी दे रखी है ना? तो ये ध्यान में रखना है कि सकर्मक क्रिया के भी क्या बनाए जा सकते हैं? भेद। तो कांस्टेबल लेवल पर इतना याद कर लो कि पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है, कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म की सहायता से ये अर्थ को पूरा देगी नहीं। मोहन पढ़ता है, क्या ये पूरा अर्थ है? क्या ये पूरा अर्थ है? ये आपने पढ़ता है सकर्मक क्रिया लिए, क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है? मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, गणित पढ़ता है, कोई स्पष्ट नहीं है। यानी कि पढ़ता है, भले ही आप उसमें वाक्य के हिसाब से इसको कैसे देख रहे हो? अकर्मक के रूप में देख रहे हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सही अर्थ वाक्य का नहीं मिल रहा है। क्रिया की पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है कि मोहन सोहन क्या पढ़ रहा है। जब मोहन क्या पढ़ रहा है का जवाब आपके पास आ जाएगा तो वो पूरी तरह से सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और अर्थ की पूर्णता को भी, जैसे मोहन सो रहा है, तो मोहन सो रहा है ये पूरा अर्थ है अपने आप, है कि नहीं? और मोहन पढ़ रहा है और सो रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? सोने की क्रिया का अर्थ हमें समझ में आता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है? सो रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां क्रिया की अर्थपूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्रिया की अर्थपूर्णता का बोध कराने के लिए हमें कर्म की जरूरत पड़ती है। यानी हम कुछ वाक्यों का निर्माण भाषा के अंदर कर्म की सहायता से कर लेते हैं और कुछ का निर्माण बिना कर्म की सहायता से होता है। यानी क्रिया की संपन्नता कर्म और कर्म के साथ, कर्म के बिना भी संपन्न कराई जाती है और कर्म के साथ में भी कराई जाती है। यानी कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी हैं जिनके लिए नितांत कर्म की जरूरत है, अन्यथा वो अपने अर्थ ग्रहणता में क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी। यानी वो अपना पूरी तरीके से अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगी। क्रिया शब्द का न्याय पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं?
और कुछ क्रिया ऐसी हैं जो बिना कर्म की सहायता से भी काम कर रही हैं। तो यानी हमारे ये डिपेंड करता है कि हमने क्रिया कौन सी करी है ना, कि कर्म की जरूरत थी, जहां जरूरत है तो सकर्मक क्रिया, जहां जरूरत नहीं है वहां अकर्मक। अब बीमारी यहां बनती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा था, बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ एक कर्म है, यहाँ 2 कर्म है, यहाँ 3 कर्म है, साफ दिख रहे हैं हमें। यानी कि ये क्रिया जो है पूर्ण सकर्मक के साथ में काम कर रही है। जहां सकर्मक पूरा अर्थ देने में क्रिया की सहायता करता है वहां पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके लिए भी 2 लाइन लिख। अपूर्ण सकर्मक क्रिया लिखेंगे, जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म होते हुए भी जिन सकर्मक क्रियाओं में सकर्मक क्रियाओं में कर्म होते हुए भी अपने अर्थ को प्रकट करने में समर्थ नहीं होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म के होते हुए भी अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ नहीं होती हैं। जबकि यहां क्या हो रहा था, समर्थ थी, अर्थ पूरा दे रही थी, हैं? अर्थ प्रकट करने में समर्थ नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कर्म या पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अतिरिक्त कर्म या पूरक शब्द, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक, पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मैं सोहन को समझता था, है? क्या ये वाक्य अपने आप में सही अर्थ दे रहा है? मैं क्या है यहां? कर्ता। सोहन क्या है यहां? समझता था क्या है? तीनों चीज है आपके पास तीनों चीज उपलब्ध हैं, लेकिन सही अर्थ फिर भी हमें नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मुसीबत है कि नहीं? कर्ता भी है, कर्म भी है, और तो यानी कि ये जो कर्म है, सोहन अपने साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाया, जैसे छात्र ने न्याय कर दिया था। यहाँ अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो हमें भाव अर्थ समझ में आ गया कि अध्यापक ने किसको पढ़ाया? मोहन को सोहन ने क्या समझाया? क्या समझता था मोहन? सोहन को क्या समझता था? इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा? यहां अतिरिक्त कर्म लेना पड़ेगा। इस वाक्य का सही अर्थ विवरण करने के लिए, जो क्रिया का सही बाध्य करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अतिरिक्त, तो यानी पूरी तरीके से कर्म क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। ये कैसा कर्म है? ये अपूर्ण कर्म है, जो क्रिया की सहायता करने में या क्रिया के अर्थ को देने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं बना रहा है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें? यहां
पूरक शब्द लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उसके भावार्थ को पूरा करने के लिए, कि उसका सही अर्थ ग्रहणता उसके अंदर आ जाए, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है पूरक शब्द को लेना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि हमने देखा कि मोहन सोहन को मूर्ख समझता था। क्या समझता था? तो अब अर्थ समझ में आ जाता है। क्यों? तो ये जो मूर्ख है, इसे या तो आप क्या माने? पूरक माने, या फिर आप इसे अतिरिक्त कर्म माने ना। ठीक है ना? तो ये पूरक शब्द की भूमिका में होगा। एक सेंटेंस और लिख लो। मैं तुम्हें अपना मानता हूं। क्या मानते हो? जो भी, मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यहां मैं तुम्हें, यहां जो कर्म था तुम्हें, ये भी विफल रहा पूरी तरीके से अर्थ देने में। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त कर्म या अतिरिक्त पूरक शब्द लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, है मित्र मानता हूं, जो भी मन करे वो लिख डालो, है कि नहीं? है इसमें मानता तो क्रिया हो, फिर अपना क्या है इसका? मैं उनको करता। हाँ, ये अपना क्या हुआ? ये सर्वनाम हो गया एक तरह से। पॉजेसिव केस बन रहा है? ये भी दूसरा कर्म मान सकते हो एक तरह से, इसे दूसरा कर्म मान सकते हो, है? तो अतिरिक्त कर्म लेना पड़ रहा है। दो दो कर्म लेने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ रहा है? क्योंकि कर्म संज्ञा सर्वनाम के रूप में हो सकता है ना। क्यों? छात्र संज्ञा है, ऐसी सर्वनाम हो सकता है। क्लियर? तो ये भी कर्म है। एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। दो कर्म होने के बावजूद भी आपका सेंटेंस पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में हमें या तो अलग से तीसरा कर्म लेना पड़ेगा, या कोई अतिरिक्त पूरक शब्द की जरूरत होती है। तो कौन सी क्रियाओं में पूरक शब्द की आवश्यकता होती है? जो अपूर्ण सकर्मक होती है। क्या होती है? अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं को आधार पर हम इसमें देख सकते हैं। क्यों? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। एक और सेंटेंस और लिख लो अगर ऐसा लग रहा है तो। पापा ने कहा वह बनकर दिखाएगा। पापा ने कहा, पिताजी कर लो, पापा बेकार लग रहा है तो, है ना? पिताजी ने कहा कि वह बनकर दिखाएगा। अब जो भी है, कांस्टेबल, दरोगा, क्यों, कुछ भी बना सकते हो। चोर भी बना सकते हो, डकैती भी बना सकते हो। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है क्या बनना है, क्यों, है कि नहीं? तो ये दोनों चीजें समझ में आई। तो इसमें आपने देखा होगा कि पिताजी ने कहा कि वह बनकर दिखाएगा। तो क्या अपने आप में पूरा अर्थ आ रहा है इसके अंदर? अधूरापन आ रहा है। कर्म होने के बावजूद भी वाक्य के अर्थ में अधूरापन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये क्रिया जो है पूरी तरीके से अपने साथ न्याय नहीं कर रही कि बनकर क्या दिखाएगा, पता नहीं है क्या बन के दिखाएगा। तो ऐसे में पूरक शब्द आपको लेना पड़ेगा, तभी इस क्रिया के साथ न्याय होगा। अगर ये पूरा सेंटेंस आ रहा है तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? अपूर्ण सकर्मक का। क्लियर? तो पिताजी ने कहा वह जो है कांस्टेबल बनकर दिखाएगा, तो कांस्टेबल पूरक शब्द आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? तो जहां पूरक शब्दों की डिमांड होती है, पूरक शब्दों की आवश्यकता कौन सी क्रिया में है? अपूर्ण सकर्मक में। याद रखिएगा, जैसे हमारा अपूर्ण सकर्मक है, ऐसे ही अपूर्ण अकर्मक भी होता है, ध्यान रहे। तो वहां भी क्या होगा? वहां भी हमें डिमांड होगी किसकी? पूरक शब्दों की, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स की। बिना इन वर्ड्स की सहायता के हम जो है क्रिया की संपूर्णता नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ भैया, मुस्कुरा रहे हो बीच में। हाँ, इसमें जैसे पापा ने कहा कि वह पापा दो करता होगा ना इसमें। क्यों दो करता कैसे हो जाएंगे? पिताजी ने कहा है तो पिताजी मुख्य इसमें करता हो जाएंगे। ये बात रिजल्ट्स के रूप में किसने कहा था? पिताजी ने। पिताजी के सामने ऑब्जेक्ट कौन है?
वह पिताजी ने कहा कि वह बनकर दिखाएगा। तो बनकर दिखाने की बात किसने कही थी? पिताजी ने कही थी भाई। वह कैसे कह देगा इस बात को? है भाई, पिताजी तो कह रहे थे कि वह इंजीनियर बनकर दिखाएगा। क्यों? पिताजी ने कहा वह इंजीनियर बनकर दिखाएगा। तो ये क्रिया जो संपन्न कर रहा है बनकर दिखाएगा, ये किसके बारे में कह रहा है? पिताजी अपने बेटे के बारे में तो कह रहा है। क्यों? तो वह जो है पिताजी के सामने कौन है? ऑब्जेक्ट है। कर्ता इसमें मुख्य कौन है? इस वाक्य के अर्थ में जो क्रिया संपन्न कर रही है कि दिखाएगा, जो कह रहा है इस बात को, क्योंकि कहने की क्रिया कह तो रहा है पिताजी ने कहा कि वह बनकर दिखाएगा। तो ये पिताजी के संदर्भ में है ना, बेटे के संदर्भ में नहीं है। बेटे के लिए तो उसने विशेषण वाक्यों को या विशेष शब्दों का या संपूरक शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। और लिख लो एक दो सेंटेंस, ज्यादा समस्या और लिखो। सर एक बार इसको मतलब सेंटेंस को नोट करके इसमें डाउट क्लियर कर दो, मतलब करता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। अच्छा ठीक है, फिर से बोलो। पिताजी ने कहा कि वह बनकर दिखाएगा। पिताजी ने कहा कि, यहां तक पिताजी ने कहा एक सब्जेक्ट हो रहा है आपका। ये पूरा अगर हिंदी पढ़ेंगे आप तो ये क्या बोला जाएगा? पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े वाक्य में? आपने नहीं पढ़े, आगे पढ़ाएंगे हम आप। अगला हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक कर्ता का और एक आपका प्रेडिकेट का, है ना। पिताजी ने कहा कि, क्योंकि ये पिताजी से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, पूरी की पूरी कहानी बता रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है। पिताजी ने क्या कहा? कि वह बनकर दिखाएगा। ये बनकर दिखाएगा, आपको मालूम है ये बनकर जो है क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। वेरी गुड। क्योंकि हम एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक क्रिया का पूरा अर्थ देने के लिए और दूसरी क्रियाओं की भी सहायता ले सकते हैं कि नहीं। और मुख्य क्रिया कौन सी होगी? ये होगी। है कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया ये हो जाती है इसमें, और वह इसमें कर्म हो जाता है। ठीक, ये कर्ता हो गया इसका पूरा। ऐसे मान लीजिए इसको। पिताजी ने कहा कि, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है आपका, वह बनकर दिखाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। क्लियर? अब इसमें हमें सही अर्थ देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पूरक शब्द को भी ग्रहण करना होगा। ठीक है ना? ओके, कल का क्या रखना है आप लोगों का?